अस्सलाम वालेकुम क्लास। डीडीएल का लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है, व्यूज़ मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। क्या होते हैं, हमारे पास टेम्परेरी टेबल होते हैं, विचुअल टेबल होते हैं, एक्चुअली इनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। हम रन टाइम पे कोई टेबल ऐसा क्रिएट करके यूज़र को दिखा देते हैं, जिससे यूज़र से हमें रिस्ट्रिक्टेड डाटा जो है या कॉन्फिडेंशियल डाटा जो है वो सेव रखना होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है आज के लेक्चर के, हम पर्पस ऑफ व्यूज़ पढ़ेंगे, हाउ टू क्रिएट एंड डिलीट व्यूज़, हाउ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन व्यूज़, व्हाट आर द अंडरलाइंग कंडीशंस फॉर अपडेटिंग अ व्यू, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऑफ द व्यू, हाउ द आईएसओ ट्रांजैक्शन मॉडल वर्क। ट्रांजैक्शन मॉडल जो है जिसमें हम बताएंगे कि कमिट किस तरह होती है ट्रांजैक्शन और रोल किस तरह होती है हमारी ट्रांजैक्शन। ओके, हाउ टू यूज़ द ग्रांट एंड रिवोक स्टेटमेंट एज द लेवल ऑफ सिक्योरिटी। ओके, व्यू की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली डायनामिक रिजल्ट ऑफ वन और मोर रिलेशनल ऑपरेशन operating on a base relation to produce another relation. Virtual relation that does not necessarily actually exist in the database but is produced upon the request at the time of request. ये सर यही कही जा रहा है कि व्यू जो है वो हमारे पास ऐसा टेबल है जिसकी एक्चुअली कोई एग्जिस्टेंस नहीं है हमारे पास डेटाबेस में। हमने क्या किया है, वो यूज़र की रिक्वेस्ट पे एक डायनामिक टेबल या एक वर्चुअल टेबल जो है वो क्रिएट करके उसमें सिर्फ वही एट्रीब्यूट्स दिखा दी यूज़र को जो उसकी नीड के अकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल, आपको अटेंडेंस में आपका नाम, आपका रोल नंबर और आपकी अटेंडेंस कितनी परसेंटेज है वही डिस्प्ले हो रही है, उससे ज़्यादा कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा कि अटेंडेंस मार्क कैसे करनी है। अब व्यू में जो कंटेंट्स हमने लिखे होते हैं वो किस तरह डिफाइन होते हैं, बेस रिलेशन पे से। दो तरीके उसके, एक व्यू रेजोल्यूशन का और दूसरा क्या है, व्यू मटेरियलाइजेशन का। अगर व्यू रेजोल्यूशन के थ्रू आप व्यू क्रिएट करें, इसका क्या मतलब, कोई भी आपने ऑपरेशन जो व्यूज़ पे परफॉर्म करना है वो आपकी ट्रांसलेट होगी, क्यूरी बन जाएगी बेस रिलेशन के लिए। और व्यू मटेरियलाइजेशन में ऐसा होगा कि आपने जो व्यू क्रिएट किया है आपने उस व्यू को ही एज अ टेम्परेरी टेबल स्टोर करा लेना अपने डेटाबेस में, और फिर उस टेम्परेरी टेबल पे आपने सारी की सारी वर्किंग परफॉर्म करी जानी है। ओके, क्रिएट किस तरह करते हैं, स्किल का सिंटेक्स क्या है व्यू क्रिएट करने का, क्या लिखा हुआ है, क्रिएट व्यू। कीवर्ड क्या है, क्रिएट व्यू। देन उसके बाद आपके व्यू का नाम, कोई भी आप अपने व्यू का नाम लिख दें, और उस व्यू में आप कॉलम्स के नाम क्या रखना चाहते हैं। ये जो कॉलम्स के नाम रखना चाहते हैं ये ऑप्शनल है, ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्वायर ब्रैकेट में। आप अगर ये कॉलम के नाम नहीं रखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, सिस्टम की जो कॉलम है वो असाइन कर देगा। एज सब सिलेक्ट, एज का कीवर्ड सब सिलेक्ट में यानी वो वाली स्टेटमेंट लिखनी है बेस टेबल से, जिस टेबल से आप डाटा उठाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी एज सब सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड अटेंडेंस परसेंटेज फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। बस ये क्या होगा, एक व्यू क्रिएट कर देगा स्टूडेंट की अटेंडेंस का, जिसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम और आपकी अटेंडेंस की परसेंटेज लिखी नज़र आ रही होगी। हालांकि एक्चुअल टेबल में क्या होगा, स्टूडेंट की आईडी होगी, स्टूडेंट की नेम होगा, स्टूडेंट की एड्रेस होगी, स्टूडेंट की प्रेजेंट मार्क होगी, हर कोर्स के अगेंस्ट एब्सेंट मार्क होगी। क्या आप दिखाना चाहते हैं, सिर्फ उसकी परसेंटेज, तो आपने सिर्फ वो वाले कॉलम उसको डिस्प्ले कराए। कैन असाइन अ नेम टू ईच कॉलम इन द व्यू। क्या कह रहे हैं, आप व्यू के अपनी मर्जी से भी कॉलम के नाम यहाँ पर असाइन कर सकते हैं और नहीं भी असाइन कर सकते, ये ऑप्शनल है। इफ द लिस्ट ऑफ द कॉलम नेम इज स्पेसिफाइड इट माइट हैज द सेम नंबर ऑफ द आइटम एज द नंबर ऑफ कॉलम प्रोड्यूस्ड बाय द सब सेलेक्ट। इफ ओमिटेड ईच कॉलम टेक्स द नेम ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम इन द सब सेलेक्ट। ये मैंने आपको पहले बताया, जो टेबल बेस टेबल का वो टेबल के नाम उठा लेगा कॉलम के, और अगर नहीं तो जो आप डिफाइन करेंगे वो उठा लेगा। लिस्ट मस्ट बी स्पेसिफाइड इफ देयर इज एन एम्बिग्यूटी इन द कॉलम नेम। वो ये कह रहा है कि अगर आपको पता है कि कोई कॉलम नेम ऐसे हैं जहाँ पर आप कैलकुलेट करके दे रहे हैं, फील्ड्स उनके नाम नहीं आएंगे, तो आप हमेशा क्या करो, जब भी व्यू क्रिएट करो तो उसके साथ कॉलम जो नेम है वो अपने डिफाइन कर दो। दी सब सेलेक्ट इज नोन एज द डिफाइनिंग क्यूरी विद चेक ऑप्शन and with select. With check option ensure that if the row fails to satisfy the where clause of the defining query it must not be added. क्या कह रहा है, विद चेक ऑप्शन अगर आप चूज़ कर ले तो इसका क्या मतलब, वेयर की कंडीशन में जो भी हमने क्यूरी लिखी हुई है, कंडीशन लिखी हुई है, वो मस्ट फुलफिल होगी। अगर वो फुलफिल नहीं हो रही तो आपके व्यू में जो है रिजल्टेंट जो रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं आएंगे। नीड सेलेक्ट प्रिविलेज ऑन द टेबल referenced in the subselect and usage privilege on the domains used in the referenced column। अब इसके बाद प्रिविलेजेस भी आप उस पर डिफाइन कर सकते हो यूज़र को, वो हम लास्ट में जाके पढ़ेंगे ग्रांट एंड रो के क्या क्या प्रिविलेजेस हैं। ओके, क्रिएट हॉरिजेंटल व्यू। अब व्यू क्रिएट करना है किसमें, हॉरिजेंटल फॉर्म में। क्रिएट अ व्यू सो दैट मैनेजर एट ब्रांच B003 कैन ओनली सी द डिटेल्स फॉर द स्टाफ हु वर्क इन हिज और हर ऑफिस। क्या सिंटेक्स लिखा मैंने बताया, क्रिएट व्यू, कीवर्ड व्यू का नाम, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैनेजर 3 स्टाफ, क्योंकि मैनेजर के टेबल से भी ब्रांच नंबर 3 से आपने क्या पता करना है, स्टाफ पता करना, इसलिए आपने इसका नाम क्या कर दिया, मैनेजर एट ब्रांच 3 टू सी द डिटेल्स ऑफ द स्टाफ हु वर्क इन द ऑफिस। मैनेजर
एट ब्रांच 3, उसमें से आपने स्टाफ की डिटेल निकालनी। अब एज का कीवर्ड और सब सिलेक्ट में वो वाली सिलेक्ट की स्टेटमेंट जिस बेस टेबल से अब आप डेटा निकालोगे। क्या लिखा हुआ है? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B003। स्टाफ वाले टेबल से सारी डिटेल उठा लो जहाँ पर ब्रांच नंबर B003 मिले, और इसको क्या कर दो, एक नया टेबल का क्रिएट करा दो, व्यू क्रिएट करा दो, जिसका नाम लिख दो मैनेजर 3 स्टाफ। अब अगर आप चाहते हो कि इस मैनेजर 3 स्टाफ में हमारे पास क्या क्या डाटा पड़ा या देखना चाहते हो इस व्यू में क्या क्या रिकॉर्ड आए, तो आप लिखोगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम मैनेजर 3 स्टाफ। तो आपको नज़र आ जाएगा कि इस व्यू में हमारे पास इस किस्म का डाटा पड़ा हुआ है, जिसमें स्टाफ का नंबर है, उसकी फर्स्ट नेम है, उसकी लास्ट नेम, पोजीशन है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, सैलरी है और ब्रांच नंबर है। अब ये आपको सिर्फ सेंटेक्स पता लग गया कि व्यू कैसे क्रिएट करना है। क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एज का कीवर्ड इसलिए कि आपने इसके अंदर वो वाली स्टेटमेंट बतानी है जिस बेस टेबल से डाटा उठा के इस व्यू में रखना है, यानी कि कुछ कॉलम जो है वो यूज़र को दिखाने और बाकी जो है वो कॉलम नहीं दिखाने। अपना डाटा सिक्योर करने के लिए, हाइड करने के लिए, लीगल एक्सेस से बचाने के लिए आप क्या करते हो, व्यू क्रिएट कर देते हो। ओके, फिर इसी तरह वर्टिकल व्यू लिखा हुआ जिसमें उसने स्पेसिफिक कॉलम नेम आप डिफाइन किया हुआ है। क्रिएट अ व्यू ऑफ द स्टाफ डिटेल एट ब्रांच नंबर B003 एक्सक्लूडिंग सैलरी। कि हमने सारे स्टाफ की डिटेल दिखानी है मगर उनकी सैलरीज किसी को व्यू नहीं करानी। हमने क्या क्रिएट कर लिया, व्यू स्टाफ 3 के नाम से व्यू क्रिएट कर लिया। एक स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, एज सब सेलेक्ट उसका स्टाफ का नंबर, उसका फर्स्ट नेम, उसका लास्ट नेम, उसकी पोजीशन, उसका जेंडर, मगर आप उसकी सैलरी नहीं दिखाई। फ्रॉम स्टाफ वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B003। अब आप क्या करोगे, ये बन गया व्यू, हमारे टेबल में पड़ा है। देखना चाहते हो कि क्या डाटा है, तो आप लिखोगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टाफ 3, इस व्यू का नाम लिख दोगे तो ये आपको क्या होगा, डाटा डिस्प्ले हो जाएगा कि इस व्यू में क्या क्या डाटा पड़ा हुआ है। ग्रुप डेट जॉइंट व्यू, इसका क्या मतलब कि मल्टीपल टेबल को कंबाइन करके भी आप ग्रुप बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही टेबल बेस टेबल से डाटा निकालना है, आप 2-3 टेबल से भी डाटा निकाल सकते हो। क्या लिखा हुआ है, क्रिएट व्यू ऑफ स्टाफ हु मैनेज प्रॉपर्टीज़ फॉर रेंट। वो स्टाफ जो प्रॉपर्टीज़ फॉर रेंट को मैनेज करें, इंक्लूडिंग ब्रांच नंबर दे वर्क एट, दूसरा टेबल हो गया, एंड द स्टाफ नंबर एंड द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ दे मैनेज। क्या लिखा हुआ है, क्रिएट व्यू स्टाफ प्रॉपर्टी काउंट। ये हमने अपनी मर्ज़ी से नाम रखा, आप कोई भी अपना नाम रख सकते हो। अब ये जो कॉलम आगे मैंने डिफ़ाइन किए ये ऑप्शनल होते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप ये कॉलम डिफ़ाइन कर दो। अगर नहीं आप डिफ़ाइन करना चाहते हो तो ये सिस्टम से उठा लेगा। अब यहाँ पर मैंने क्यों ये कॉलम आइडेंटिफाई किए, क्योंकि मैंने देखो काउंट करनी है प्रॉपर्टी, और मुझे पता है कि जब भी मैं एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करती हूँ तो कॉलम जो रिज़ल्ट आता है मेरे पास क्यूरी का, उसमें कॉलम का नाम नहीं लिखा होता। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर ऊपर इनके नाम डिफ़ाइन कर दिए। क्या नाम डिफ़ाइन किया, ब्रांच नंबर, स्टाफ नंबर, और ये CNT काउंट मैंने किसके लिए, इस जो एम्प्टी कॉलम मुझे मिलेगा उसके लिए भी मैंने अपना कॉलम का नाम डिफ़ाइन कर दिया। अगर आप यहाँ पर ये डिफ़ाइन ना करते कॉलम के नेम, तो आपको यहाँ पर काउंट एज माई काउंट लिखना पड़ता कि आपने माई काउंट अपने कॉलम का नाम रखा है जो आपको काउंट करके देगा, प्रॉपर्टीज़ के टोटल करके देगा। अच्छा, एज के बाद कीवर्ड के बाद आपने सेलेक्ट में वो सारी स्टेटमेंट लिख देनी है जो आप इस कंडीशन को फुलफिल करी होगी। क्या लिखा है, सेलेक्ट S डॉट ब्रांच नंबर। ये एलिसेस हैं टेबल के, ये मैंने आपको जॉइंस में बताया। ये हम क्यों लगाते हैं, जब हमने 2 टेबल से डाटा गेट करना है और दोनों के पास एक ही कॉलम होता है, तो सिस्टम को ये समझाने के लिए भाई किस टेबल से ये वाला कॉलम उठाओ। S डॉट ब्रांच नंबर का क्या मतलब कि स्टाफ के टेबल के, देखो स्टाफ के एलिसेस लिखें फ्रॉम स्टाफ S, और प्रॉपर्टी फॉर रेंट के लिए P पहला कीवर्ड। अब इसने कहा S डॉट ब्रांच नंबर कि ब्रांच नंबर उठा लो किस टेबल से, स्टाफ के टेबल से, कोमा स्टाफ के ही टेबल से स्टाफ नंबर भी उठा लो, कोमा काउंट कर दो स्टैटिक, ये किसके लिए, प्रॉपर्टी फॉर रेंट के लिए, फ्रॉम स्टाफ S और प्रॉपर्टी फॉर रेंट P, वेयर S डॉट स्टाफ नंबर इज इक्वल टू P डॉट स्टाफ नंबर। क्यों हम ये एलिसेस, ये टेबल के साथ एलिसेस यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है ये स्टाफ नंबर वाला कॉलम स्टाफ के टेबल में पड़ा और स्टाफ नंबर वाला कॉलम प्रॉपर्टी फॉर रेंट के टेबल में भी पड़ा है। तो सिस्टम को बताने के लिए कि स्टाफ नंबर स्टाफ वाले टेबल से और स्टाफ नंबर प्रॉपर्टी वाले टेबल से, जहाँ पर भी तुम्हें सिमिलर मिलता है, जहाँ पर मैचिंग मिलेगा दोनों का स्टाफ नंबर, फॉर एग्जांपल S1 SG5 और यहाँ पर भी SG5 मिल गया, तो उधर से उस वाले रिकॉर्ड में से ब्रांच नंबर और स्टाफ नंबर उठा के उनको काउंट कर दो। ग्रुप बाय S डॉट ब्रांच नंबर S डॉट स्टाफ नंबर, ये ऑप्शनल क्लॉज है। आपने क्या किया, अपने डाटा को ग्रुप कर दिया ब्रांच की बेस पे और स्टाफ की बेस पे।
अब आप देखना चाहते हैं इसका रिजल्ट क्या है, तो आप लिखोगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रॉपर्टी स्टाफ प्रॉपर्टी काउंट, तो आपको इसका रिजल्ट सारा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ये आपको नंबर डिस्प्ले होगा जिसमें ब्रांच नंबर, स्टाफ नंबर और काउंट। अब आप देखो इसके जो मेरे पास एक्चुअल डेटा आ रहा है वो किस तरह आ रहा है कि मेरे पास ब्रांच नंबर वो उस तरह लिखा रहा है जो मैंने ऊपर पीछे डिफाइन किए थे व्यू क्रिएशन के टाइम, और काउंट की जगह ये एम्प्टी आना था कॉलम, क्योंकि ये मेरा एग्रीगेट फंक्शन है। क्योंकि मैंने अब व्यू क्रिएट करते हुए कॉलम का नाम डिफाइन कर दिया था CNT, इसलिए मेरे पास कॉलम का नाम क्या लिखा रहा है CNT। ओके, अब ये व्यू बन गया, हमने उसमें से डाटा भी व्यू कर लिया, सिंगल व्यू से भी मल्टीपल व्यू से। अब अगर आप चाहते हो कि आपने व्यू ख़त्म करना है जिस तरह टेबल हम ख़त्म करते थे, उसके लिए कौन सी कमांड है, ड्रॉप व्यू और व्यू का नाम। रिस्ट्रिक्ट और कैस्केड दो ऑप्शन हैं आपके व्यू को रिस्ट्रिक्ट और कैस्केड करने के लिए। कैस्केड का मतलब ये कि हमारे पास कोई और भी व्यू या कोई और कॉलम जो है टेबल जो है डिपेंडेंट नहीं है इस व्यू में, तो आप सारा का सारा व्यू ड्रॉप कर देंगे। रिस्ट्रिक्ट तब आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा जब कोई भी और कॉलम या एट्रीब्यूट जो है वो बेस टेबल से लिंक हो रहा है और हमें वो डाटा चाहिए। ऐसे ही है जिस तरह पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप आपने बनाया था जिसमें एक ड्राइव्ड एट्रीब्यूट थे और एक आपके पास एक वीक एंटिटी थी और एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी थी। वीक एंटिटी अगर डिलीट हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो एक कैस्केड ऑप्शन है। और अगर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी में कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी को भी चाहिए और वो आप डिलीट करते हो तो वो ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब ये रिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है। अच्छा, कॉजेज डेफिनेशन ऑफ द व्यू कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द डेटाबेस ड्रॉप व्यू मैनेजर 3 स्टार। अगर आप ड्रॉप का कीवर्ड यूज़ करोगे तो जो व्यू आपने क्रिएट किया जो उसका स्ट्रक्चर है सब कुछ जो है वो ड्रॉप हो जाएगा सिस्टम में से। ये लिखा हुआ है विद कैस्केड एंड विद रिस्ट्रिक्ट कमांड करती क्या है। ओके, विद कैस्केड ऑल रिलेटेड डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स आर डिलीटेड। फॉर एग्जाम्पल एनी व्यूज डिफाइंड और व्यू बीइंग ड्रॉप, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं व्यू के वो सब के सब विद कैस्केड के साथ डिलीट हो जाएंगे। अब विद रिस्ट्रिक्ट का पढ़ो, डिफॉल्ट होता है इफ़ एनी अदर ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट ऑन देयर एग्जिस्टेंस ऑन कॉन्टीन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ व्यू बीइंग ड्रॉप्ड कमांड इज रिजेक्टेड। इसका क्या मतलब, कोई भी एट्रीब्यूट अगर डिपेंडेंट है आपकी व्यू के एग्जिस्टेंस पे तो वो आपका व्यू जो है वो ड्रॉप नहीं होगा सिस्टम में से। ओके, व्यू रेजोल्यूशन काउंट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़, हमने व्यू रेजोल्यूशन का यही पढ़ा था कि व्यू रेजोल्यूशन क्या करता है, आप जब टेबल क्रिएट करते हैं जो भी आपने व्यू क्रिएट किया उसको मैप कर देता है आपकी ओरिजिनल बेस टेबल की क्यूरी के साथ। व्यू मटेरियलाइजेशन क्या होता है, वो टेम्परेरी एक व्यू क्रिएट करके टेबल में रख देता है और उस पर सारा काम करता रहता है। क्या लिखा है, काउंट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब हम व्यू रेजोल्यूशन देखेंगे कि पहले इसमें किस तरह व्यू क्रिएट होता है, देन हम व्यू मटेरियलाइजेशन देखेंगे उसमें किस तरह क्रिएट होता है। काउंट नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज मैनेज बाय द ईच नंबर एट ब्रांच B003। क्या लिखा हुआ है, इसके लिए हमें क्या क्यूरी लिखनी पड़ेगी, सेलेक्ट स्टाफ नंबर कोमा काउंट फ्रॉम प्रॉपर्टी स्टाफ प्रॉपर्टी काउंट। ये हमारा क्या है, व्यू का नाम है। वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B003 एंड ऑर्डर बाय ब्रांच स्टाफ नंबर। ये मेरा जो स्टाफ प्रॉपर्टी फॉर रेंट का व्यू बना है उसमें से मैंने दो कॉलम उठा लिए, एक स्टाफ नंबर का और एक किसका, काउंट का, जो भी मैंने पीछे आपको टेबल दिखाया। वेयर ब्रांच नंबर B003 और ऑर्डर बाय स्टाफ नंबर दिस। अब अगर इस क्यूरी को हमने व्यू रेजोल्यूशन के थ्रू क्रिएट करना है तो हमारे पास क्या क्या स्टेप हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, व्यू कॉलम नेम इन दी सिलेक्ट लिस्ट आर ट्रांसलेटेड इनटू देयर कॉरिस्पॉन्डिंग कॉलम नेम एज इन दी डिफाइनिंग क्यूरी। क्या कह रहा है कि जो आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट है उसमें जो कॉलम के नेम डिफाइनिंग क्यूरी में लिखे हुए थे वो वैसे लिख देंगे। अब मेरे पास देखो यहाँ पर डिफाइनिंग क्यूरी क्या लिखी हुई थी, ये लिखी हुई है ना डिफाइनिंग क्यूरी, ये सेलेक्ट एस डॉट ब्रांच नंबर एस डॉट स्टाफ नंबर कॉमा काउंट डॉट स्टैटिक, ऐसा ही है। अब उसने ये कहा है कि जब आप व्यू रेजोल्यूशन पे काम कर रहे हो तो आपने क्या करना है, जो आपका यहाँ पर, रुके मैं आपको स्लाइड पे ले आती हूँ, यहाँ पर जो सिलेक्ट आपने लिखा है इस सिलेक्ट के स्टेटमेंट को किस से मैप कर देना है, जो आपकी डिफाइनिंग क्यूरी की सिलेक्ट थी। अब आपकी डिफाइनिंग क्यूरी की क्या सिलेक्ट थी, सिलेक्ट एस डॉट स्टाफ नंबर एज स्टाफ नंबर कॉमा काउंट स्टैटिक एज काउंट, ऐसा ही है। फिर क्या करना है, फ्रॉम की क्लास को भी आपने कॉरिस्पॉन्डिंग जो डिफाइनिंग क्यूरी है उसकी फ्रॉम से मैप कर देना, फ्रॉम स्टाफ एस कॉमा प्रॉपर्टी फॉर रेंट। जबकि यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है व्यू रेजोल्यूशन में, फ्रॉम स्टाफ प्रॉपर्टी फॉर रेंट। इस फ्रॉम की जगह अब आपने क्या लिख देना है, जो आपकी डिफाइनिंग क्यूरी थी इस व्यू की क्रिएशन के टाइम उससे उसको मैप कर देना, ये व्यू रेजोल्यूशन का मतलब है। यानी कि आपने जो व्यू क्रिएट कर लिया उसकी हर लाइन को आपने क्या करना है, मैप कर देना है आपकी डिफाइनिंग क्यूरी के साथ व्यू रेजोल्यूशन में।
अब थर्ड पॉइंट में आपने क्या करना है, वेयर की क्लॉज में जो आपकी डिफाइनिंग क्यूरी में वेयर की क्लॉज थी वहाँ लिखा होता है वेयर एस डॉट स्टाफ नंबर इज इक्वल टू पी डॉट स्टाफ नंबर एंड ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B003। ये आपकी एंड वाली कंडीशन अभी सिर्फ इस वाले में कंडीशन में इंक्लूड की हुई है आपके व्यू में, जबकि मेरे पास एक्चुअल डिफाइनिंग क्यूरी में क्या थी, एस डॉट स्टाफ नंबर इज इक्वल टू पी डॉट स्टाफ नंबर। Okay, group by or having clause copied from the defining query, group by s dot branch number comma s dot staff number। जो आपकी डिफाइनिंग यानी कि सब सेलेक्ट वाली क्यूरीज हैं उससे आपने इसकी हर एक लाइन को क्या कर देना है, मैप कर देना। अब फाइनली मर्ज्ड होके मेरे पास टेबल बनेगा किस तरह, सेलेक्ट एस डॉट स्टाफ नंबर, ऐसे लिखा हुआ है एस स्टाफ नंबर। जो मेरे पास स्टाफ नंबर है उसको आपने कैसे डिस्प्ले करना है, स्टाफ नंबर के अकॉर्डिंग। कॉमा क्या लिखा हुआ है, काउंट स्टेरिक एज माई काउंट। फिर आपने क्या करना है, जो काउंट आपने लिखा था मेन क्लॉज है वो ऐसे ही लिखना है और उसके साथ एलिसेस डिफाइन कर देने काउंट के। फ्रॉम स्टाफ एस कॉमा प्रॉपर्टी फॉर रेंट पी वेयर एस डॉट स्टाफ नंबर इज इक्वल टू पी डॉट स्टाफ नंबर एंड ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B003। ग्रुप में एस डॉट ब्रांच नंबर कॉमा एस डॉट स्टाफ नंबर ऑर्डर बाय एस डॉट स्टाफ नंबर। अब आप इस क्यूरी को गौर से देखें तो ये जो क्यूरी है ये सारी वही वाली क्यूरी है जो मेरी पिछले व्यू को क्रिएट करने के टाइम पे डिफाइनिंग क्यूरी थी। कुछ एट्रीब्यूट जो चीज़ें इसमें एडिड हैं वो क्या है, ये ब्रांच नंबर ऐड किया, ये स्टाफ नंबर को हमने वैसे डिस्प्ले करा दिया जैसे मेरे व्यू में लिखा हुआ था। ये ऑर्डर बाय की क्लॉज हमने जो है वो इंक्लूड करा दी, यानी कि व्यू रेजोल्यूशन में हुआ क्या, जो एक्चुअल व्यू की क्यूरी है उसको हमने क्या कर दिया, हमारी जो बेस और डिफाइनिंग क्यूरी है उससे मैप कर दिया। अब हमने क्या किया, इसका रिजल्ट एग्जीक्यूट किया। इसका जो ड्रॉबैक आया जब हमने व्यू रेजोल्यूशन यूज़ की वो ये कि इससे लेंथी आपकी प्रोसेसिंग जो है वो लेंथी होगी, क्योंकि आपने क्यूरी लिख ली व्यू की, आपने फिर उसको क्या किया, एक एक लाइन को मैप करना कर दिया बेस क्यूरीज के साथ। फिर टेम्परेरी टेबल पे आपने डाटा स्टोर नहीं किया, जब बेस टेबल पे जाके क्यूरी रन की तो इसका क्या मतलब, आपको डिलेड या स्लो रिजल्ट्स क्यूरी के मिलने शुरू हो गए। रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं कुछ व्यू पे, एसक्यूएल इम्पोजेस सर्वर रिस्ट्रिक्शन और क्रिएटिंग एंड यूज़ ऑफ व्यूज़। कुछ कंडीशन और रिस्ट्रिक्शंस जो है वो क्या है, इफ़ द कॉलम इन द व्यू इज़ बेस्ड ऑन एन एग्रीगेट फंक्शंस, अगर व्यू में जो कॉलम है वो एग्रीगेट फंक्शंस है उसमें लगे हुए हैं तो क्या क्या कंडीशंस है, कॉलम में अपीयर ओनली इन सेलेक्ट एंड ऑर्डर बाय क्लॉज ऑफ द क्यूरीज दैट असेस द व्यू, या वो जो एग्रीगेट फंक्शन है वो सेलेक्ट में आएगा या फिर ऑर्डर बाय क्लॉज में आएगा। कॉलम में नॉट बी यूज इन द वेयर नॉर बी एनी आर्ग्यूमेंट टू एन एग्रीगेट फंक्शन इन एनी क्यूरी बेस्ड ऑन द व्यू। For example, following query would fail select count from property for rent. Similarly, following query would also fail select static from staff property count where count is greater than 2। क्या कहा, एग्रीगेट फंक्शन जो है वो कभी भी वेयर की क्लॉज में नहीं आ सकते, इसलिए ये जो व्यूज़ हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है, ग्रुप्ड व्यू में नेवर बी ज्वाइंट विद अ बेस टेबल और व्यू। अगर आपने जो एक व्यू क्रिएट किया है वो ग्रुप टेबल को कंबाइन करके, यानी 2-3 टेबल को कंबाइन करके एक व्यू क्रिएट किया है, तो आप उस व्यू को दोबारा किसी और बेस टेबल के साथ या किसी और बेस व्यू के साथ जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, स्टाफ प्रॉपर्टी फॉर अकाउंट व्यू इज़ ग्रुप्ड व्यू। ये जो हमने व्यू बनाया था ये ग्रुप व्यू था स्टाफ का और प्रॉपर्टी का और ब्रांच का। सो एनी अटेम्प्ट टू ज्वाइन दिस व्यू विद एनी अदर टेबल और द व्यू फेल्स। अब इस वाले व्यू को अगर हम ज्वाइन करना चाहें किसी और टेबल के साथ, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वाले टेबल के साथ या प्रॉपर्टी वाले टेबल के साथ या किसी और व्यू के साथ, यानी कि स्टाफ 3 जो हमने व्यू क्रिएट किया उसके साथ कंबाइन करना चाहें तो ये फेल हो जाएगी कंडीशन। और क्या, व्यू को अपडेट करने के लिए भी कुछ कंडीशन है, ऑल अपडेट टू द बेस टेबल रिफ्लेक्टेड इन ऑल द व्यूज दैट इन कंपोज द बेस टेबल। क्या कह रहा है कि अगर आपने बेस टेबल यानी कि स्टूडेंट के अटेंडेंस वाले टेबल में कोई चीज़ चेंज कर दी है तो वो आपने व्यू में भी वही वाला कॉलम रखा होता है तो वहाँ पर भी वो चेंज यूज़र को नजर आएगी। सिमिलरली मे एक्सेप्ट दैट इफ द व्यू इज अपडेटेड देन द बेस टेबल विल रिफ्लेक्ट द चेंज। और इसी तरह अगर आपने एक टेम्परेरी व्यू स्टोर करके रख दिया, उस व्यू में कोई चेंज कर दिया तो वो आपके बेस टेबल में भी शो होना शुरू हो जाएगी। However, consider again the staff property for rent। दोबारा क्या कह रहा है, जो हमने ऊपर व्यू बनाया था उसको कंसीडर करें। If we try to insert record showing that at branch B003 staff number SG5 manages 2 property। क्या कह रहा है कि जो हमने पीछे ये बनाया था उसमें अगर व्यू में हम डाटा इंसर्ट करना चाहें, इंसर्ट इनटू स्टाफ प्रॉपर्टी काउंट वैल्यूज़, ये 3 वैल्यूज़ हमें एंटर करना चाहें जो हमें यहाँ पर प्रोवाइड करनी है।
we have to insert two records into property for rent showing which properties pg5 manage. How do you know that the properties they are if you don't have the primary keys? क्या कह रहा है कि इसमें हमें 2 रिकॉर्ड एंटर करने पड़ेंगे जहाँ पर SG5 जो है वो मैनेज कर रहा है प्रॉपर्टी, मगर हम ये कैसे पता लगा लें क्योंकि जब हमें प्राइमरी की ही नहीं पता. इफ़ चेंज डेफिनेशन ऑफ द व्यू एंड रिप्लेस काउंट विद द एक्चुअल प्रॉपर्टी नंबर. क्या कह रहा है कि अगर हमने जो काउंट का फंक्शन किया था यहाँ पर हमने यूँ ही काउंट किया था ना, सेलेक्ट स्टाफ नंबर ब्रांच नंबर कॉमा काउंट. अब वो ये कह रहा है कि अगर हम ये काउंट जो है ये वाली प्रॉपर्टीज़ काउंट ख़त्म करके हम यहाँ पर लिख दें प्रॉपर्टी नंबर तो हम इसमें डाटा ऐड कर सकते हैं, क्योंकि काउंट ने तो सिर्फ हमें ये करके बता दी कि कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तो नहीं बताया कि इस प्रॉपर्टी का नंबर क्या. इस ये कह रहा है कि अगर हम इस व्यू को चेंज करके यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर का कॉलम गेट कर लें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, हम इसमें नया रिकॉर्ड ऐड कर सकें. क्या लिखा हुआ है, क्रिएट व्यू स्टाफ प्रॉपर्टी लिस्ट ब्रांच नंबर स्टाफ नंबर प्रॉपर्टी नंबर एज सेलेक्ट एस डॉट ब्रांच नंबर एस डॉट स्टाफ नंबर कोमा पी डॉट प्रॉपर्टी नंबर आप सिलेक्ट कर लो फ्रॉम स्टाफ प्रॉपर्टी फॉर एंड. बाकी सारी क्यूरी सेम ही है. अब इसमें डाटा इंसर्ट करें. इंसर्ट इनटू स्टाफ प्रॉपर्टी फॉर रेंट वेयर ब्रांच B005 SG5 और प्रॉपर्टी क्या है PG19. स्टिल प्रॉब्लम बिकॉज इन प्रॉपर्टी फॉर द लैंड ऑल कॉलम एक्सेप्ट द पोस्टल कोड एंड स्टाफ नंबर आर नॉट अलाउड नल. क्या कह रहा है कि अभी भी कॉलम ये है कि हमारे पास प्रॉपर्टी फॉर रेंट में जितने भी कॉलम्स हैं वो नल्स अलाउ नहीं करते, क्योंकि अब हम इसमें कोई भी वैल्यू नल नहीं कर. ये 3 रिकॉर्ड अगर एंटर कर देंगे तो बाकी सारे कॉलम्स में हम क्या डाटा एंटर करेंगे नल. हाउ वे नो वे ऑफ गिविंग द रिमेनिंग नॉन नल कॉलम. अब हम इसमें नल डाटा एंटर नहीं कर सकते. ISO specified that a view is updatable only if and only if distinct is not specified. अगर आपने कॉलम में डिस्टिंक्ट का कीवर्ड नहीं लगाया सिर्फ तब ही आपका टेबल अपडेट हो सकता है. एवरी एलिमेंट इन द सेलेक्ट लिस्ट ऑफ डिफाइनिंग क्यूरी इज अ कॉलम नेम्ड एंड नो कॉलम अपीयर मोर देन वन. हर जो कॉलम आपकी सेलेक्ट स्टेटमेंट में डिफाइनिंग क्यूरी में है वो कॉलम एटलीस्ट 1 टाइम आपका अपीयर होना चाहिए व्यू में. फ्रॉम क्लास स्पेसिफाइज ओनली 1 टेबल एक्सक्लूडिंग एनी व्यूज बेस्ड ऑन. आपका जो भी व्यू है ना वो ज्वाइन होना चाहिए, ना वो यूनियन होना चाहिए, ना वो इंटरसेक्शन होना चाहिए. जो भी हमने टेबल में डाटा इंसर्ट किया प्रॉपर्टी का, क्योंकि वो ज्वाइन है मल्टीपल टेबल का इसलिए उसमें भी डाटा इंसर्ट नहीं हो रहा. नो नेस्टेड सेलेक्ट रेफरेंसिंग आउटर टेबल. कोई भी आपके पास नेस्टेड सेलेक्ट नहीं होने चाहिए, कोई ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज नहीं होनी चाहिए, तभी आपका व्यू जो है वो अपडेट होएगा. ऑल्सो एवरी रो एडिट थ्रू द व्यूज मस्ट नॉट वायलेट इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट ऑफ बेस रिलेशन. जो भी आप व्यू अपडेट करें वो आपकी इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट यानी कि प्राइमरी की, फॉरेन की, डिफरेंशियल की कॉन्स्टेंट जो है वो उनको चेंज ना करें. फॉर अ व्यू टू बी अपडेटेबल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मस्ट बी एबल टू ट्रेस एनी रो और कॉलम बैक टू इट्स रो और कॉलम इन दी सोर्स टेबल. क्या कह रहा है कि जब भी आप कोई व्यू में टेबल और अपडेट करते हैं तो अगर आपके व्यू में अपडेट हुई है तो वो आपके बेस टेबल में रिफ्लेक्ट होगी, और अगर बेस टेबल में आपकी कोई अपडेट हुई है तो वो आपके व्यू वाले टेबल में रिफ्लेक्ट होगी. विच चेक ऑप्शन क्या करती है, रोज एग्जिस्ट इन अ व्यू बेस बिकॉज दे सेटिस्फाई दी वेयर कंडीशन ऑफ द डिफाइनिंग क्यूरी. जब वेयर कंडीशन फुलफिल होती है आपकी डिफाइनिंग क्यूरी से तो ही वो वाली रोज या रिकॉर्ड या कॉलम जो है वो आपके व्यू में आते हैं. इफ़ द रो चेंजेस एंड नो लॉन्गर सेटिस्फाई द कंडीशन इट डिसअपियर्स फ्रॉम द व्यू. अगर आपने रो में बेस टेबल में रिकॉर्ड चेंज कर दिया है और अब वो आपकी डिफाइनिंग क्यूरी यानी कि व्यू की डिफाइनिंग क्यूरी में वेयर की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो वो वाली रिकॉर्ड अब आपके व्यू में नहीं डिस्प्ले होगा. न्यू रोज अपीयर्स विद इन द व्यू व्हेन इंसर्ट अपडेट व्यू कॉज देम टू सेटिस्फाई द वेयर कंडीशन. रोज दैट एंटर और लीव द व्यू इज कॉल्ड माइग्रेटिंग रोज. विच चेक ऑप्शन प्रोहिबिट अ रो माइग्रेटिंग आउट ऑफ द व्यू. ओके, विद चेक ऑप्शन के पास 2 ऑप्शन है, विद लोकल और कैस्केड अप्लाई टू द व्यू हायरार्कीज. विद लोकल any row insert update on the view or any view directly or indirectly defined on this view must not cause the row to disappear from the view unless row is disappeared from the base table. विद लोकल ऑप्शन क्या करता है कि आपकी जो व्यू के अंदर से कॉलम्स जो हैं वो रिकॉर्ड जो हैं वो कंडीशन फुलफिल नहीं करे, उनको डिसअपियर तब तक नहीं होने देता जब तक आपके बेस टेबल से वो डाटा रिमूव ना हो जाए. विद कैस्केड ऑप्शन एनी रो इंसर्टेड और डिलीटेड or inserted or updated on this view and on any view directly or indirectly defined on this view must not cause to row disappear from the view. अब ये क्या करता है, सिर्फ व्यू के विद कैस्केड ऑप्शन सिर्फ व्यू लेवल से रो को डिस्प्लेस रिमूव नहीं होने देता, डिसअपियर नहीं होने देता.
ओके, विच एक ऑप्शन की एग्जांपल दी है, क्रिएट व्यू मैनेजर 3 स्टाफ का हमने व्यू क्रिएट कर लिया। किस तरह क्रिएट किया है? सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टाफ टेबल वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B003। आगे विथ चेक ऑप्शन की हमने इस पर कॉन्स्टेंट लगा दिया। देखो क्या लिखा है, कैन नॉट अपडेट ब्रांच नंबर ऑफ रो B003 टू B003 टू एज दिस वुड कॉज द रो टू माइग्रेट फ्रॉम व्यू। आप क्या कह रहे हैं कि आप जो है आप इसमें जो है ब्रांच नंबर जो है वो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने ब्रांच नंबर चेंज किया तो ये जो रो है ये सिस्टम से ब्रांच B003 वाली वो माइग्रेट हो जाएगी सिस्टम में। ये कहता है विद चेक ऑप्शन। ओके, ऑल्सो कैन नॉट इंसर्ट अ रो इनटू द व्यू विद द ब्रांच नंबर दैट डज नॉट इक्वल टू B003। ये भी ये कह रहा है कि और जिसके पास ब्रांच B003 नहीं है वो नया रिकॉर्ड आप इस वाले व्यू में नहीं ऐड कर सकते। ये कहता है विद चेक ऑप्शन। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग, क्रिएट व्यू लो सैलरी, हमने व्यू क्रिएट किया किसका? लो सैलरी का। एज सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम स्टाफ वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 9000। किस टेबल से उठा लो? स्टाफ की टेबल से सारा डाटा उठा लो जहाँ पर सैलरी उसको क्या मिले? 9000 से ज़्यादा मिले। क्रिएट व्यू हाई सैलरी, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम लो सैलरी। ये फ्रॉम लो सैलरी, मेरे पास लो सैलरी क्या है? मेरा एक व्यू बना हुआ है। वे सैलरी इज़ ग्रेटर देन 10,000 विद लोकल चेक ऑप्शन। अब इसके पास क्या लिखा हुआ है? लोकल। हमने दो कमांड पढ़ी, लोकल और कैस्केड की। क्या होगा अब? क्रिएट व्यू मैनेजर 3 स्टाफ एज सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम हाई सैलरी। आप किसे उठाना है? हाई सैलरी से। वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B003। ये आप क्यूरीज बताई हुई है 3 तरह की हमें पास। अब जो हमने मैनेजर 3 स्टाफ वाला टेबल बनाया उसको वो अपडेट करके देखना चाह रहा है कि क्या ये काम होता है। अपडेट मैनेजर 3 स्टाफ वाला व्यू, सेट सैलरी, सैलरी वाले कॉलम को अपडेट कर दो 9500 पे। पहले क्या थी? 9000 से किस पे ले जाओ? 9500 पे। वे स्टाफ नंबर इज इक्वल्स टू SG37। क्या लिखा है? अब होगा क्या ये करने से? दिस अपडेट वुड फेल, ये अपडेट होएगा ही नहीं। ऑल्दो अपडेट वुड कॉज रो टू डिसअपियर फ्रॉम दी हाई सैलरी रो, हाँ, रो वुड नॉट डिसअपियर फ्रॉम दी रो सैलरी लो। क्या कह रहा है कि हमने जो यहाँ पर पिछली स्लाइड पे आ जाते हैं हमने जो यहाँ पर लो सैलरी वाला कॉलम बनाया था, हमने इसको कहा वो सारे के सारे रिकॉर्ड एंटर कर दो जो 95,000 से तो ज़्यादा हैं। मगर जब हमने हाई सैलरी से डाटा गेट किया उसमें हमने कहा कि वो सारे रिकॉर्ड एंटर करो जो 10,000 से ज़्यादा हैं। अब अगर हम यहाँ पर 95,000 जो है अपनी सैलरी जो है मैनेजर 3 स्टाफ वाला, इसमें यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी यहाँ पर सैलरी जो है वो 95,000 ज़्यादा कर देते हैं, 95,000 कर देते हैं सैलरी का जो कॉलम है। इस व्यू में से जब हम डाटा सेलेक्ट करते हैं, इसने कहा है कि तुमने हाई सैलरी वाले टेबल से सारा डाटा सेलेक्ट करना है, जबकि हाई सैलरी पे हमने देखा है कि हमारे पास पहले ही सैलरी कितनी लिखी हुई है? 10,000 से बड़े रिकॉर्ड होने चाहिए। अब जब इस व्यू में मैंने जहाँ इस सेलेक्ट से मैंने इस वाले व्यू में से डाटा सेलेक्ट करना है, इस हाई सैलरी वाले व्यू में से जहाँ पर 10,000 का ऑप्शन है, उसके पास रिकॉर्ड क्या आ रहा है? 95,000। अब वो क्यूरी क्या करेगी? इसमें नया रिकॉर्ड ऐड कर देगी, मगर हाई सैलरी वाले में से रिकॉर्ड जो है वो रिमूव होगा या ऐड ही नहीं होगा, क्योंकि इसने तो पहले से ही 10,000 से बड़े उठाए और वो तो 95,000 की सैलरी, इसलिए वो अपडेट नहीं अलाउ कर रहा मेरे टेबल को। ये यहाँ पर लिखा, ऑल्दो अपडेट वुड कॉज रो टू डिसअपियर फ्रॉम हाई सैलरी से रिमूव हो जाए, लो सैलरी से रिमूव ना हो, क्योंकि लो सैलरी की कंडीशन फुलफिल हो रही है और हाई सैलरी की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। However, if update tried to set salary to the 8,000, update would succeeded as row would no longer be the part of no salary। क्या कह रहा है कि अगर हमें यहाँ पर सैलरी जो है वो 95,000 की बजाय 8,000 लिख दूँ तो ये जो रो होगी नई सैलरी वाली जो मैं अपडेट करी हूँ वो मेरी लो सैलरी वाले से रिमूव हो जाएगी। जब वो रो लो सैलरी वाले से रिमूव हो जाएगी तो हाई सैलरी पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मैनेजर 3 स्टाफ वाले कॉलम पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लोकल वाला काम कर रहा है। ओके, इफ़ हाई सैलरी हैड स्पेसिफाइड विथ कैस्केड चेक ऑप्शन, अभी हमने क्या किया था? लोकल चेक ऑप्शन किया था। विथ कैस्केड चेक ऑप्शन सेटिंग सैलरी टू 9500 और 8,000 वुड बी रिजेक्टेड बिकॉज रो वुड डिसअपियर फ्रॉम हाई सैलरी। कैस्केड वाले ऑप्शन में मैंने क्या बताया था कि वो आपके व्यू पे सारे ही और कॉलम्स पे काम करो और अलाउ नहीं करता व्यू को कोई भी रो जो है वो डिसअपियर हो जाए। वो कह रहे हैं 95,000 करो या 8,000 करो विथ कैस्केड ऑप्शन के साथ, तो रो जो है वो हाई सैलरी से डिसअपियर हो जाएगी। इस तरह के
अनॉमलीज से बचने के लिए ईच व्यू शुड बी क्रिएटेड विद कैस्केड चेक ऑप्शन। ये जो अनॉमलीज हैं कि वो हाई सैलरी से भी रिमूव हो जाए और लो सैलरी वाले से भी, इनसे बचने के लिए हम हमेशा ज़्यादातर ऑप्शन कौन सा यूज़ करते हैं, विद कैस्केड ऑप्शन, जो कि ओवरऑल व्यू करता है। सिर्फ लोकल वाला जो है वो स्टेबल के व्यू तक रह जाएगा। ओके, एडवांटेजेस क्या है व्यू के, ये हमें डाटा इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है, एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है, इम्प्रूव सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कंकरेंसी प्रोवाइड करता है, रिड्यूस्ड कॉम्प्लेक्सिटी करता है, कन्वीनियंस है, कस्टमाइजेशन है और डाटा इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें अपडेशन की रिस्ट्रिक्शन है, हम इसी ऑप्शन के साथ अपडेट कर सकते हैं और कोई रिस्ट्रिक्शंस है हमारे पास, ये जो भी हमने सारी पीछे पढ़ी है विद कैस्केड और विद चेक ऑप्शन वाली, इनके अगेंस्ट ही हमारे पास अपडेट हो सकती है। स्ट्रक्चर की रिस्ट्रिक्शन है, हमने जो स्ट्रक्चर फॉलो करना है वो हमारे बेस टेबल से मिलता होना चाहिए। परफॉर्मेंस है, हमारी परफॉर्मेंस तब स्लो हो जाती है जब हम व्यू रेजोल्यूशन को फॉलो कर लेते हैं, यानी कि आप हर क्यूरी को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं अपनी बेस क्यूरी के साथ। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या आ जाता है, व्यू मटेरियलाइजेशन। मैंने आपको बताया व्यू मटेरियलाइजेशन में वो डाटा पड़ा होता है जिसमें हम टेबल को होता है व्यू को होता है एज अ टेम्परेरी टेबल स्टोर करा लेते हैं और उस पर सारी ही अपडेशन और मैनिपुलेशन परफॉर्म कर लेते हैं। व्यू रेजोल्यूशन मैकेनिज्म में भी स्लो, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो स्लो है क्योंकि वो बार बार फ्रीक्वेंटली असेस हो रहा हो अगर, तो हमें बार बार हमारी क्यूरी जो है वो ड्राइड रिलेशन के साथ या बेस रिलेशन के साथ जो है वो मैनिपुलेट करनी पड़े। व्यू मटेरियलाइजेशन क्या करता है, जो मेरा टेबल है उसको एज अ व्यू जो एज अ टेम्परेरी टेबल स्टोर कर लेता है पहली क्यूरी में। देयर आफ्टर क्यूरी इज बेस्ड ऑन द मटेरियलाइज्ड व्यू कैन बी फास्टर देन रिकम्प्यूटिंग व्यू ईच टाइम। अब क्या होता है, वो हमने एज अ टेम्परेरी टेबल स्टोर करा लिया होता है अपने पास व्यू मटेरियलाइजेशन में, तो वो जो क्यूरी होती है वो हमारी व्यू मटेरियलाइजेशन के अगेंस्ट हमें फास्टर रिजल्ट प्रोवाइड करती है। ओके, डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग द करेंसी ऑफ द व्यू while which is based on the base table view is updated। इसके पास भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अपडेशन की, जिस तरह व्यू रेजोल्यूशन के अगेंस्ट मेरे पास विद कैस्केड और विद चेक पॉइंट के ऑप्शन के साथ अपडेशन होती है। व्यू मेंटेनेंस क्या है, व्यू मेंटेनेंस एम्स टू अप्लाई ओनली दोज चेंजेस नेसेसरी टू कीप द व्यू करंट। सिर्फ वही वाले चेंजेस आप अप्लाई करते हो जो आपको लगता है कि करंट स्टेट पे व्यू को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। एग्जांपल दीजिए, क्रिएट व्यू स्टाफ प्रॉपर्टी फॉर रेंट, उसके पास एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, स्टाफ का। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टाफ नंबर, क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट स्टाफ नंबर फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर रेंट के टेबल से, वेयर ब्रांच नंबर इज इक्वल टू B003 एंड रेंट इज ग्रेटर देन 4000। जहाँ पर रेंट 4000 से ग्रेटर मिले, ब्रांच B003 मिले, प्रॉपर्टी फॉर रेंट के टेबल से वो वाला डिस्टिंक्ट स्टाफ नंबर उठा लो और इस व्यू में आप आपके पास क्या होंगे, डिस्टिंक्ट स्टाफ नंबर सिर्फ डिस्प्ले होंगे। ये दो डिस्टिंक्ट आपके पास स्टाफ नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं किस व्यू से, स्टाफ प्रॉपर्टी रेंट से। Okay, if insert new row into property for rent with the rent less than is equals to 4000 then view would be unchanged। if insert, ये आपको अब कंडीशन बताएंगे अपडेशन और इंसर्शन की। if insert row for property PG24 at branch B003 with staff number SG19 and rent is equal to 550 then row would appear in materialized view, क्योंकि हमने क्या किया था, वेयर की कंडीशन में दी थी, वेयर कंडीशन इज ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 400 और इधर क्या है हमारे पास रेंट जो है वो ग्रेटर दैन 400 है। if insert a row for the property PG54 at branch B003 with staff number SG37 and rent is equal to 450 then no new row would be need to be added to materialized view। if we delete property PG24, row should be deleted from materialized view। if we delete property PG54 then row for PG37 would not be deleted because of existence of property PG21। ओके, ये सारी बेटे कंडीशंस बताई हुई है जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन की है कि क्या क्या होगा। जिस तरह मेरे पास व्यू रेजोल्यूशन में हो रहा था कि ये वाली प्रॉपर्टी डिलीट करूँगी तो ये वाली प्रॉपर्टी डिलीट नहीं हो सकेगी और ये वाला एक्शन है। ओके, ट्रांजैक्शन मेरे पास दो तरह की होती है, एक कमिट होती है और एक रोल बैक होती है। कमिट तभी होती है आपकी ट्रांजैक्शन जब आपकी पूरी वर्किंग जो है वो परफॉर्म हो गई। रोल बैक ट्रांजैक्शन आपकी तब हो जाती है जब आपका जो टास्क है स्पेसिफिक वो किसी सिस्टम एरर या किसी मशीन एरर की वजह से बीच में ही स्टॉप हो गया। फॉर एग्जांपल आप एटीएम चाहते हो, आपने एक ट्रांजैक्शन किया, फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं तो आपके पास वो 10,000 रुपीज़ आ गए हैं। ओके, हो गया, ट्रांजैक्शन कमिट हो गई। मगर अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे थे इन्हीं 10,000 रुपीज़ की और इन 10,000 रुपीज़ के दौरान ही, ट्रांजैक्शन के दौरान ही आपका सिस्टम जो है वो डाउन हो गया या मशीन में पैसे ख़त्म हो गए हैं या बिजली चली गई, जो भी और कोई इशू आ गया है, तो आपके पास वो ट्रांजैक्शन नहीं हुई। उसने क्या किया, उस ट्रांजैक्शन को रोल बैक कर दिया उस स्टेप पे, स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ पे आपने दोबारा CNIC डालना है अपनी और अपनी ट्रांजैक्शन अमाउंट डिफाइन करनी है। ट्रांजैक्शन इज लॉजिकल यूनिट ऑफ द वर्क विद वन और मोर एसक्यूएल स्टेटमेंट गारंटीड टू बी डोमिक विद रिस्पेक्ट टू रिकवरी।
And SQL transactions automatically begin with transaction initiating SQL statement, that is select or insert. Changes made by the transactions are not visible to the other concurrently executing transaction until transaction complete. जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन है उन्हें नहीं पता चलता कि किस ट्रांजेक्शन में अपडेट हुई और किस में नहीं हुई. ट्रांजेक्शन कैन बी कंप्लीट इन वन ऑफ द फोर वेज. कमिट हो जाए, एंड्स ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली, मेक चेंजेस परमानेंटली. आपके डाटाबेस में परमानेंटली चेंजेस कर देता है और वो ट्रांजेक्शन होगी. फॉर एग्जांपल आपने 10,000 निकाली है तो परमानेंट चेंज होगी आपके अकाउंट से, वो 10,000 खत्म हो गया. रोल बैक अबाउट ट्रांजेक्शन, बैक आउट एनी चेंजेस मेड बाय दी ट्रांजेक्शन. जितनी भी आपने चेंज करे थे आप ट्रांजेक्शन से, फॉर एग्जांपल आप 10,000 रुपये वो निकालना चाहते हैं, ये आप सिस्टम से अपने 10,000 रुपये जो है वो डिडक्ट कर रहे थे. वो जो 10,000 आपके डिडक्ट नहीं हुए, बीच में लाइट चली या कोई मशीन का एरर आ गया, वो ट्रांजेक्शन वापस वहीं पे चली जाएगी जितना आपका अवेलेबल पहले बैलेंस था. For programmatic SQL, successful programs termination ends the final transaction successfully even if the commit has not been executed. For programmatic SQL, abnormal programs end abort transaction. ओके, न्यू ट्रांजेक्शन स्टार्ट विद द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इनिशिएटिंग स्टेटमेंट, जो कि मेरे पास सिलेक्ट है या फिर इंसर्ट है. ये दो मेरे पास क्या है, ट्रांजेक्शन की इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट है. ओके, एसक्यूएल ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी नेस्टेड, कभी भी वो मल्टीपल नहीं हो सकती. ट्रांजेक्शन एक ही रन होती है एक टाइम पे. एज सेट ट्रांजेक्शन कन्फिगर्स ट्रांजेक्शन. ये जो सेट ट्रांजेक्शन का कीवर्ड है ये क्या करता है, कन्फिगर करता है कि आप जो मेरे पास डाटा रन हो रहा है वो किसका है, ट्रांजेक्शन जो है वो सेट की गई. सेट ट्रांजेक्शन का रिजर्व कीवर्ड लगाना है. ये जो आपके पास रीड ओनली, राइट ओनली, ये ऑप्शनल मोड है उसके. आइसोलेशन लेवल रीड, अनकमिटेड ट्रांजेक्शन, रीड कमिटेड, रिपीटेबल रीड, सीरियलाइजेबल. आप किस किस्म की ट्रांजेक्शन जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं. अभी आपके पास दो इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स लगती हैं ट्रांजेक्शंस पे, जिस तरह मैंने बाकी पे कंस्ट्रेंट पढ़ी थी. नॉट नल कंस्ट्रेंट थी, एट्रीब्यूट्स पे प्राइमरी की कंस्ट्रेंट थी, फॉरेन की कंस्ट्रेंट थी, चेक कंस्ट्रेंट थी, मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स. इसी तरह इमीडिएट और डेफर्ड जो है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स किस पे लगती है, मेरी ट्रांजेक्शंस पे लगती हैं. Do not always want the constraint to be checked immediately but instead at the transaction commit. ऐसा भी हो सकता है आप फ़ौरन नई ट्रांजेक्शन को जो इमीडिएटली चेक करो, आप उसकी ट्रांजेक्शन की कमिट होने के बाद भी चेक कर सकते हो. Constraints may be defined as initially immediate or initially deferred, indicating mode the constraint assumed at the start of each transaction. In the former case, also possible to specify whether mode can be changed subquerying using क्वालिफायर और नॉट डेवरेबल. डिफ़ॉल्ट मोड इज़ इनिशियली इमीडिएट. बाय डिफ़ॉल्ट हर ट्रांजेक्शन का जो मोड होता है वो क्या होता है, कंस्ट्रेंट इनिशियली इमीडिएट होती है. आप उसको इनिशियली डेफर्ड भी रख सकते हैं. सेट कॉन्स्टेंट स्टेटमेंट यूज टू सेट मोड फॉर द स्पेसिफाइड कॉन्स्टेंट फॉर द करंट ट्रांजेक्शन. आप अपनी जो ट्रांजेक्शन का मोड है वो अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो. यहाँ पर क्या लिखा हो, सेट कॉन्स्टेंट. जो भी यहाँ पर आप उसमें कॉन्स्टेंट लगाना चाहते हो, सारी कॉन्स्टेंट लगाना चाहते हो, डेफर्ड कॉन्स्टेंट लगाना चाहते हो, इमीडिएट कॉन्स्टेंट लगाना चाहते हो, कौन सी कॉन्स्टेंट जो है वो अपनी उस पर लगाना चाहते हो ट्रांजेक्शन पे. ओके, कुछ ऑथराइजेशन कंट्रोल हैं. जब भी हम डाटाबेस बनाते हैं तो हम उसके असेस कंट्रोल्स रखते हैं कि किस बंदे को, किस यूज़र को कितनी असेस देनी है. उसके लिए ग्रांट और रिवोक्स के प्रिवरेजेस होते हैं जो आप यूज़र को साइन किए जाते हैं कि ये राइट दे दो. यूज़र जो है वो ग्रांट कर देते हो अगर, तो इसका क्या मतलब कि वो भी आपके साथ मिल के कुछ चेंजेस कर सकता है अपने डाटाबेस में. और रिवोक का कमांड ये है कि वो इनमें से कोई चेंज नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल LMS पे आप सबको इतनी ग्रांट की रिवोक दी हुई है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना सब्जेक्ट नेम चेंज कर सकते हो. सही है, अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हो, उसमें से आप डाटा सेट कर सकते हो, या आप अपनी मर्ज़ी से अपना यूज़र नेम ID पासवर्ड चेंज कर सकते हो. मगर आप क्या कर सकते हो, जो कोर्स डिफाइंड आपका रजिस्टर्ड कोर्स है, एनरोल्ड कोर्स है, वो आप चेंज नहीं कर सकते एक दफ़ा एनरोलमेंट के बाद. ये एक रिवोक की कमांड है. आपसे वो पहले सेस दी हुई थी, आप अपनी मर्ज़ी से सब्जेक्ट एनरोल कर दो, दैन वो आपसे कमांड ले ली गई कि आप ये काम नहीं कर सकते. Authorization identifier is normal SQL identifier used to establish identity of a user, usually has an association password. Used to determine which objects user may reference and what operations may be performed on those objects. मतलब कि आपको बताया कि आप इस टेबल को आपको ऐसे आप इसको व्यू कर सकते हैं और इसमें चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते. उसके अगेंस्ट हमने क्या करना होता है, कुछ ऑथराइजेशंस प्रोवाइड करनी होती है, अपनी एसेस कंट्रोल देनी होती है यूजर्स को. ईच ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इन दी SQL हैज़ एन ओनर. कोई भी आपने SQL में डाटाबेस एंटिटी टेबल क्रिएट किया, उसका कोई ना कोई ओनर है जिसने वो काम किया है. एज डिफाइंड इन ऑथराइजेशन क्लॉज ऑफ द स्कीमा टू विच ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू. ओनर इज़ ओनली पर्सन हु नोज अबाउट डाटा. जिसके पता है कि ये चीज़ें हैं, सिर्फ वही हमारे पास ओनर है और वही आगे राइट्स प्रोवाइड कर सकता है अपने यूज़र्स को. प्रिविलेजेस क्या क्या है, एक्शंस यूज़र परमिटेड टू कैरी आउट ऑन द गिवन बेस टेबल और व्यू. वो काम जो यूज़र कर सकता है मेरे बेस टेबल या व्यू पे. सेलेक्ट का प्रिविलेजेस हो सकता है, इंसर्ट का हो सकता है, अपडेट का हो सकता है, डिलीट का हो सकता है. क्या कर सकता है,
रिट्रीव कर सकता है डाटा, सिस्टम में डाटा इंसर्ट कर सकता है, सिस्टम का डाटा मॉडिफाई कर सकता है, सिस्टम का डाटा जो है वो डिलीट कर सकता है। अब ये एसेस कंट्रोल पे डिपेंड करता है कि मैं उसको सेलेक्ट का प्रिविलेजेस दूँ, इंसर्ट का दूँ, अपडेट का दूँ, डिलीट का दूँ, सारे दे दूँ, किस किस्म का प्रिविलेज दूँ, रेफरेंस का दूँ, रेफरेंसिंग कॉलम ऑफ द नेम टेबल इंटीग्रिटी कॉलेज, यानी प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में बताया, यूजेज, यूज डोमेन्स, कलेक्टर, करेक्टर सेट एंड ट्रांसलेटर्स। ओके, क्रिएट, रिस्ट्रिक्ट, can restrict, insert, update references to a name column. Owner of the table must grant other user necessary privileges using grant statement। क्या कह रहा है कि जो उसने टेबल डेटाबेस और टेबल क्रिएट किए हैं उसके पास राइट है, वो ओनर है कि वो किस यूज़र को असेस करे कि वो ग्रांट कर सकता है, जो जो काम कर सकता है। इसका क्या मतलब, वो उसे ग्रांट की प्रोवाइड कर रहा है असेस, और वो जो जो काम नहीं कर सकता या उसने पहले उसको ये काम प्रोवाइड किया हुआ था कि वो मेरे सिस्टम में चेंजेस कर ले, अब वो चाहता है कि मैं इसे ये काम वापस ले लूँ, इसको ना फर्दर असेस प्रोवाइड करूँ अपने डेटाबेस की, तो वो इससे क्या कर सकता है, असेस जो है प्रिविलेजेस की रिवोक भी कर सकता है, वापस ले सकता है। इसका मतलब, टू क्रिएट व्यू यूज़र मस्ट हैव सिलेक्ट प्रिविलेज ऑन ऑल टेबल दैट मेक अप व्यू एंड रेफरेंसिंग प्रिविलेज ऑन दी एम कमांड। आप क्या कह रहे हैं, अगर आप व्यू क्रिएट करना चाहते हो तो जो यूज़र है, ओनर नहीं, यूज़र जो है सिस्टम का, उसके पास सिलेक्ट का प्रिविलेज होना चाहिए। आपने उसको ग्रांट किया हो सिलेक्ट का प्रिविलेज कि वो हर टेबल में से डाटा सिलेक्ट करके उसका रेफरेंस प्रोवाइड करे और नया एक व्यू क्रिएट कर दे, मगर तब ये कर सकता है जब ओनर ने उसको ग्रांट किया हो कौन सा प्रिविलेज, सिलेक्ट वाला प्रिविलेज ग्रांट किया। अब इसका कमांड क्या है, लिखते किस तरह है, ग्रांट और प्रिविलेज लिस्ट। क्या करना चाहते हो, कौन कौन सी चीज़ उसको अलाउ करना चाहते हो, सिलेक्ट करना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो, अपडेट डिलीट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, सारे करना चाहते हो। ऑन, उस टेबल का नाम जिस पे आप उसे असेस देना चाहते हो। टू, उस ओनर का नाम जिसको आपने करना है, ऑथराइज किया है। विद ग्रांट ऑप्शन और विद यूज़र का नाम जिसको आपने ऑथराइज किया है। ओके, प्रिविलेज लिस्ट कंसिस्ट ऑफ द वन और मोर अबव प्रिविलेज सेपरेटेड बाय कॉमास। यहाँ पर आप इंसर्ट, डिलीट, सेलेक्ट, अपडेट कुछ भी लिख सकते हो। ऑल प्रिविलेजेस का मतलब वो सारे के सारे यूज़र को ग्रांट हो जाएंगे। पब्लिक अलाउ असेस टू बी जनरेटेड टू ऑल द प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑथराइज यूज़र। पब्लिक कर दोगे तो जो भी नए स्टूडेंट्स आपके LMS में ऐड होते जाएंगे, जो आपके पुराने स्टूडेंट है, सबको क्या है, अलाउड किया हुआ है कि वो अपने मर्ज़ी से अपने कोर्सेज जो है वो इनरोल कर सकते हैं। फिर विद 15 डेज़ बाद आपसे वो प्रिविलेज ले दिया जाता है कि आप जो है एनरोलमेंट की जो डेडलाइन है वो ख़त्म होगी, आप में से कोई सा बच्चा जो है कोई भी कोर्स एनरोल नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब, उन्होंने आपसे वो प्रिविलेज आप रिवोक कर लिए हैं जो पहले सारे ग्रांट किए हुए थे। ऑब्जेक्ट नेम कैन बी बेस टेबल, व्यू, डोमेन, कैरेक्टर सेट और कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन। विद ग्रांट ऑप्शन अलाउ प्रिविलेजेस टू बी पास्ड ऑन। अगर आप विद ग्रांट ऑप्शन रख दोगे तो एक स्टूडेंट जो है वो आगे फर्दर स्टूडेंट्स को भी अलाउ करता जाएगा कि वो भी क्या करें, सिस्टम में एंटर होते जाएं। ओके, गिव मैनेजर फुल प्रिविलेजेस टू स्टाफ टेबल। क्या कह रहा है कि मैनेजर को सारे के सारे प्रिविलेज दे दो। फॉर एग्जांपल सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी सारे प्रिविलेजेस हैं वो दे दो। किस टेबल के लिए, स्टाफ टेबल के लिए। किस तरह अब ये दिए जाएंगे, ग्रांट का कीवर्ड, क्योंकि हमने क्या करना है, गिव करने, देने उसको। ग्रांट फुल प्रिविलेजेस, ऑल प्रिविलेजेस। यहाँ पर ऑल प्रिविलेज लिख दिए, इसका मतलब उसके पास सारे आ गए। सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, यूजेज ऑप्शन जो भी है। ऑन स्टाफ, कौन से टेबल के देने हैं, स्टाफ के टेबल पे देने हैं। देने किसको हैं, टू मैनेजर, इस मैनेजर को देने, टू मैनेजर। किस टेबल के देने थे, वो ऑन पे लिख दिया। टू, उस बंदे का नाम लिख दिया, यूज़र का नाम जिसको देना, आप मैनेजर को दे रहे हो। विद ग्रांट ऑप्शन, विद ग्रांट ऑप्शन कर दिया। अब ये जो मैनेजर है ये आगे फर्दर भी क्या कर सकता है, प्रिविलेजेस दे सकता है। गिव यूजर्स पर्सनल एंड डायरेक्टर सेलेक्ट एंड अपडेट टू कॉलम सैलरी ऑफ स्टाफ। अब क्या कह रहा है, पर्सनल और डायरेक्टर जो दो मेरे यूज़र हैं उनको किसका प्रिविलेजेस दे दो, सिलेक्ट और अपडेट का, किस कॉलम पे, सैलरी कॉलम पे, किस टेबल से, स्टाफ के टेबल से। ग्रांट कौन सा देना है, एक सेलेक्ट का और दूसरा किसका देना है, अपडेट। साथ ही आपने अब कॉलम का नाम डिफाइन कर दी, क्योंकि एक कॉलम पे आप सिर्फ ये देना चाहते हो इन दोनों को ग्रांट के सेस, बाकी इसके किसी डाटा पे सेस नहीं देना चाहते। किस टेबल पे, स्टाफ के टेबल पे। किसको देना चाहते हैं, टू पर्सनल एंड डायरेक्टर। ओके, गिव ऑल यूजर सिलेक्ट्स ऑन ब्रांच टेबल। सारे जितने भी यूजर्स हैं उन सबको कौन सा प्रिविलेज दे दो, सेलेक्ट का, किस टेबल पे, ब्रांच के टेबल पे। क्या लिख दिया, सेलेक्ट ग्रांट ऑन ब्रांच टू पब्लिक। पब्लिक इसलिए कि सारे जितने भी यूज़र हैं, अभी वाले और पुराने वाले, उन सबको दे दो। रिवोक, टेक अवे द प्रिविलेजेस ग्रांटेड विद ग्रांट। अब ये रिवोक का कीवर्ड क्या करता है, जितने मैंने सारे प्रिविलेजेस पहले यूज़र्स को दिए हुए थे वहाँ पर मैं सिर्फ कीवर्ड रिवोक लिख दूँगी
और सारे जितने प्रिविलेजेस हैं वो लिस्ट दे दूंगी, वो सारे के सारे प्रिविलेजेस जो है वो मेरे पास वापस आ जाएंगे। ऑन वही टेबल का नाम और फ्रॉम जिसको दिए थे उसका नाम लिख देना। पहले हम टू लिख रहे थे कि जिसको देने, अब फ्रॉम उस बंदे का नाम जिससे वापस लेने वो प्रिविलेजेस, वो सारे के सारे लिख देने। ऑल प्रिविलेजेस रेफर टू द प्रिविलेजेस ग्रांटेड बाय द यूजर और यूजर रिवोकिंग प्रिविलेजेस। Okay, grant option for all privileges passed on by the with grant option for the grant to be revoked separately from the privilege themselves. Revokes fails if it results in an abandonment object such as view unless the cascade keyword has been specified. Privileges granted to this user by the other users are not affected. ओके, रिवोक करने हैं अब आपने क्या डाटा, यूज़र ए है, यूज़र बी है, यूज़र सी, यूज़र डी और यूज़र ई है। सबसे पहले स्टेप में क्या किया, ग्रांट इंसर्ट ऑन स्टाफ विद ग्रांट ऑप्शन। इंसर्ट का प्रिविलेज दे दिया है स्टाफ वाले टेबल को विद ग्रांट ऑप्शन टू यूज़र बी। यहाँ पर मैं लिख दूँ टू यूज़र बी, इसका क्या मतलब, यूज़र बी को आपने अलाउ कर दी कि वो इंसर्ट कर सके स्टाफ के टेबल में विद ग्रांट ऑप्शन, या आगे फर्दर लोगों को भी आगे अब असेस दे सकता है। सेकेंड पे क्या किया है, ग्रांट इंसर्ट के ऑप्शन दिए स्टाफ की टेबल में विद ग्रांट ऑप्शन यूज़र सी को, विद ग्रांट ऑप्शन दिए, ये भी आगे फर्दर क्या कर सकता है, लोगों को सेस दे सकता है। अब इसने क्या किया है, ग्रांट की है इंसर्ट की ऑन स्टाफ की टेबल पे, इसमें विद ग्रांट ऑप्शन है, इसका क्या मतलब है, यूज़र डी जो है आगे फर्दर किसी को डाटा नहीं दे सकता। ओके, ग्रांट इंसर्ट ऑन स्टाफ विद ग्रांट ऑप्शन, जो यूज़र ई है इसको भी हमने क्या किया, फर्दर प्रिविलेज दिया, ये भी आगे फर्दर जो है सी डी ई किसी को डाटा दे सकता है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिवोक इंसर्ट ऑन स्टाफ कैस्केड, क्या करो, रिवोक कर लो यही वाला इंसर्ट जो तुमने यूज़र बी को दिया था ऑन स्टाफ, स्टाफ के साथ, और आगे कैस्केड ऑप्शन लोकल, इसका क्या मतलब कि ये सारे के सारे आगे फर्दर यूज़र जो हैं वो किसी को अब फर्दर ग्रांट नहीं दे सकते। आपने यूज़र बी से ही सारी ग्रांट रिवोक करके उसको कैस्केड कर दिया, सारे ऑप्शंस के साथ उसे डाटा भेज दिया। ये आपका बेटे लेक्चर ख़त्म हो गया DDL से रिलेटेड सारा डाटा। इससे नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या है और हमारे पास CRD क्या है, और वो सारा डाटा हम आगे कवर करेंगे। ओके, ये फिर एक लास्ट साइड रहती है जिसमें क्या लिखा हुआ है, रिवोक प्रिविलेजेस सेलेक्ट ऑन ब्रांच टेबल फॉर ऑल यूज़र। रिवोक का सिर्फ सेंटेक्स बताया किस तरह लिखते हैं, रिवोक कर लो कौन सा प्रिविलेज, सिलेक्ट का किस टेबल से, ऑन ब्रांच टेबल से, फ्रॉम ऑल यूज़र, फ्रॉम पब्लिक, जितने भी यूज़र्स हैं वो सारे के सारे यूज़र से वो डाटा जो है रिमूव कर लो। दिस इज़ एंड ऑफ टॉपिक। थैंक यू।